जैसा कि आज की इस वीडियो में हम लोग जो है फिर से जीके का एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे और यह जो क्वेश्चंस रहेगा वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया होगा या तो एनसीईआरटी से लेकर जो है वो आए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरह की क्वेश्चंस देखने से जो है इस तरह का क्लास देखने से आप लोग का फायदा यह होगा कि रिवीजन और प्रैक्टिस जो है दोनों साथ में होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही यानी कि डायरेक्ट एक्शन प्लान दिवस कब मनाया गया था। यह जो है 70वीं बीपीएससी 2024 में पूछा गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन जो इसका है वो 16 अगस्त 1946 है और बी नंबर का जो ऑप्शन है वो 16 अगस्त 1947 है और सी नंबर का ऑप्शन जो है वो 17 अगस्त 1946 है और डी नंबर का भी ऑप्शन था जो टैप नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसी तीन में से जो है आपको आंसर बताना होगा कि कौन सा होगा। तो देखिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था। अब देखिए क्यों मनाया गया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। देखिए शिमला सम्मेलन जब हुआ था ना तो उसकी विफलता हो गया था, यानी कि शिमला सम्मेलन जो है वो सफल नहीं हो पाया था, विफल हो गया था। जिसके बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया, जिसके तहत प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषणा किया, जिसके तहत जो है पूरे भारत में जो है सांप्रदायिक दंगे फैलाए गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्यों मनाया गया था। शिमला सम्मेलन की विफलता के बाद जो है मुस्लिम लीग जो है इसे घोषणा किया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का। एक और यहाँ से बात याद रखिएगा कि बांटो और आजाद करो का नारा कौन दिया था, मुस्लिम लीग ने दिया था। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने क्या दिया था, बांटो और आजाद करो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थाई सभापति कौन थे, यानी कि संविधान सभा के जो है वो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। देखिए पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर जो है वो के एम मुंशी और सी नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी नंबर जो है राजेंद्र प्रसाद है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए संविधान सभा का जो अस्थाई अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था दूसरी बैठक में। संविधान सभा का जो दूसरी बैठक हुआ था वो कब हुआ था, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा कि संविधान सभा का जो दूसरी बैठक हुआ था वो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था और इस दूसरी बैठक में जो है अस्थाई सभापति यानी अस्थाई अध्यक्ष संविधान सभा का जो है वो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संविधान सभा इसलिए बनाया गया था ताकि संविधान का निर्माण हो सके। ठीक है, संविधान सभा को संविधान के निर्माण के लिए जो है बनाया गया था। अब देखिए अस्थाई अध्यक्ष था। अब देखिए यहाँ क्या है कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी ना, अब दूसरी बैठक में तो अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन पहली बैठक भी हुई थी तो पहली बैठक में जो है अस्थाई अध्यक्ष को चुना गया था और पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था और इस पहली बैठक में किसे चुना गया था, अस्थाई अध्यक्ष को चुना गया था। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष इस आधार पर चुना गया था कि सभापति संविधान सभा में जो है भाग लेने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यही थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। और यह प्रणाली यानी कि यह मेथड जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना जाए, यह मेथड कहाँ से लिया गया था, फ्रांस से लिया। क्वेश्चन क्या है कि सूची से रिलेटेड है, यानी कि पहला सूची दिया गया है, पहला सूची में स्थल का नाम है और दूसरा सूची में मिलने वाले सामान का नाम है। यानी कि अब कहा जा रहा है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलान करने के लिए, यानी कि किस स्थान पे कौन सा सामान मिला है। तो देखिए यहाँ पहला ए नंबर में जो है हड़प्पा है। तो याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता का पहला स्थल था जिसका खुदाई हुआ था। ठीक है, हड़प्पा ही, और हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में हुआ था। और हड़प्पा है कहाँ, एग्जाम में पूछा जाता है हड़प्पा जो है किस जगह में, किस स्टेट में पड़ता है या किस क्या कहते हैं कंट्री में है, देश में है। तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है। 1921 ईस्वी में खुदाई हुआ था रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा किस नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर है। खुदाई किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, हड़प्पा का। अब हड़प्पा से हमें क्या मिला था, तो हड़प्पा से जो हमें मिला था ना RH37 कब्रिस्तान मिला था। ठीक है, कब्रिस्तान मिला था
उसके बाद क्या कहते हैं, हाथी का कपाल जो मिला था ये भी कहाँ से मिला था, हड़प्पा से ही मिला था हाथी का कपाल। उसके बाद क्या कहते हैं, स्वास्तिक चिन्ह भी जो है, स्वास्तिक चिन्ह भी जो है हड़प्पा से ही मिला था। स्वास्तिक चिन्ह किसे कहते हैं, जैसा कि शुभ लाभ लिखते हैं ना, ऐसे शुभ लाभ, इसको स्वास्तिक चिन्ह कहते हैं। तो यह भी हमें कहाँ से मिला था, हड़प्पा से मिला था। तो अब मिला सकते हैं कि हड़प्पा से क्या मिला था, तो देखिए सावधान RH-37 मिला था, ठीक है। अब लोथल से क्या मिला था, तो लोथल से क्या कहते हैं, गोदीबारा मिला था। और लोथल है कहाँ, भारत में जो है, गुजरात में है, भारत के गुजरात राज्य में लोथल है। और इससे क्या मिला था, गोदीबारा मिला था। गोदीबारा को क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। अब लोथल से गोदीबारा के अलावा जो है फारस की मोहर भी मिली थी ना। देखिए जैसा कि यहाँ लिखे हैं, लोथल से गोदीबारा और फारस की मोहर मिली है, जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यानी कि हम कह सकते हैं जब लोथल से गोदीबारा मिला था और फारस, यानी कि फारस को ईरान पहले कहते थे, सॉरी ईरान को पहले फारस कहते थे, तो ईरान का मोहर मिला था। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि लोथल जो था वो विदेशी क्या था, व्यापार कर रहा था लोथल। उसके बाद क्या कहते हैं, देखिए कालीबंगा से क्या मिला था, तो कालीबंगा से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला था। और कालीबंगा से क्या कहते हैं, हल भी मिला था। कालीबंगा से हल मिला था, जिस हल से हम लोग खेत जोतते हैं वो हल मिला था कालीबंगा से। जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला था, ठीक है, याद रखिएगा। और कालीबंगा है कहाँ, तो कालीबंगा जो है राजस्थान में है, ठीक ना, राजस्थान में है। किस नदी के किनारे है, तो सरस्वती नदी के किनारे है, ठीक है। सरस्वती नदी को घग्घर नदी भी कहते हैं, तो घग्घर नदी के किनारे यानी सरस्वती नदी के किनारे। अब मोहनजोदड़ो बचा ना, तो मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला था, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली थी, ठीक है। और मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में कहाँ, पाकिस्तान में जो है सिंधु नदी के तट पर मिलने वाला यह स्थान था मोहनजोदड़ो। अब देखिए मोहनजोदड़ो से रिलेटेड क्वेश्चंस का यदि हम लोग बात करें, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है ना सिंध भाषा में, वो होता है मृतक का टीला, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है सिंध भाषा में, मृतकों का टीला। अब देखिए मोहनजोदड़ो का अन्नागार जो था सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत था। अन्नागार मतलब मोहनजोदड़ो से ऐसा इमारत मिला था जिसमें अनाज रखा जाता था, वो क्या था, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत था। हाथी का कपाल तो हम लोग पढ़े हैं ना कि अभी हड़प्पा से मिला था, लेकिन याद रखिएगा कि हाथी का जो दांत था ना वो लोथल से मिला था। हाथी का कपाल अगर पूछे तो याद रखिएगा हड़प्पा से, और हाथी का दांत पूछे तो लोथल से मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव रखने का उद्देश्य क्या था, कि हमारा भारत का संविधान कैसा होगा, यह उद्देश्य प्रस्ताव बता रहा था। हमारा भारत का संविधान कैसा होगा, यह उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा गया था, ठीक है। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था, तो तीसरी बैठक में जो है उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को तीसरी बैठक हुई थी, जिसमें जो है प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि MPPCS 2022 में पूछा गया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को आयोजित हुई थी। तो देखिए पहला ऑप्शन तो 26 नवंबर 1949, बी नंबर ऑप्शन 6 दिसंबर 1949, सी नंबर ऑप्शन 24 जनवरी 1950 है। तो क्या कहते हैं, संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। अब देखिए इससे रिलेटेड बातें, भारतीय संविधान सभा को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा की कुल 12 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। भारतीय संविधान सभा की कितनी अधिवेशन हुई थी, 12 अधिवेशन हुई थी। अंतिम बैठक कब हुई थी, यानी कि अंतिम अधिवेशन कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। और पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर, अभी हम लोग क्या कहते हैं इससे ऊपर क्वेश्चंस में पढ़े हैं कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी, पहली बैठक। और अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। टोटल 12 अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है।
और इससे क्या रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकता है, देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, यानी कि मौलिक कर्तव्य का जो विचार है भारतीय संविधान में वो कहाँ से लिया गया है, हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य नहीं लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है, याद रखिएगा। अब देखिए ब्रिटिश के संविधान से, बी नंबर ऑप्शन नहीं, ब्रिटिश भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए सी नंबर क्या है, रूस, पूर्व सोवियत संघ। रूस को पहले क्या कहते थे, पूर्व सोवियत संघ कहते थे। तो पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से जो है मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ठीक है, अब देखिए मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया था मौलिक कर्तव्य को, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह जो थे वो 8 मौलिक कर्तव्य की अनुशंसा की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया था, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह जो है 8 मौलिक कर्तव्य की जो है वो अनुशंसा की थी। उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था भाग 4A में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को भाग 4A में जो है वो जोड़ा गया था। उसके बाद अगला स्टेप और क्या बन सकता है एग्जाम में कि 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है कि 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चे को अभिभावक जो है वो शिक्षा का अवसर प्रदान करे, यानी कि माता और पिता जो है उस बच्चे को जो है शिक्षा का अवसर प्रदान करे, ये मौलिक कर्तव्य है, याद रखिएगा। और अभी जो वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य है वो कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, और 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, और ये रहा 11वां मौलिक कर्तव्य। और इसी में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को सरकार जो है निःशुल्क में शिक्षा देगी ना, यह क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है। और यह भी कब जोड़ा गया था कि निःशुल्क शिक्षा देगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में जो है ये जोड़ा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर अभिभावक का बात करें कि 6 से 14 वर्षों के अपने बच्चे को अभिभावक शिक्षा का अवसर प्रदान करे तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। और अगर बात करें कि शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है सरकार निःशुल्क शिक्षा देगी तो ये मौलिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार से रिलेटेड हो जाएगा। और दोनों जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में जोड़ा गया था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन से क्या है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर नहीं है, कपिल धारा जलप्रपात, भालकुंड जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, भेड़ाघाट जलप्रपात। तो देखिए भालकुंड जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है, बीना नदी पर है। किस नदी पर है, बीना नदी पर है। भेड़ाघाट जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, दुग्धधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है, कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो भालकुंड जलप्रपात हो जाएगा। आंसर इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है नर्मदा नदी पर नहीं है, तो भालकुंड जलप्रपात नहीं है। भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर है, बीना नदी मध्य प्रदेश में निकलती है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला स्टेप पॉइंट क्या है इसका कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है, तो स्वर्णरेखा नदी पर है हुंड्रू जलप्रपात। याद रखिएगा हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है, स्वर्णरेखा नदी पर, झारखंड में स्थित है। जोग जलप्रपात कहाँ है, शरावती नदी पर है, कर्नाटका में है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है, कर्नाटका में है। याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था वो 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये किया कौन था, तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ए.ए. ह्यूम ने किया था। और ए.ए. ह्यूम कौन थे, स्कॉटलैंड के जो थे, स्कॉटलैंड के असैन्य अधिकारी थे।
और सैन्य अधिकारी थे। याद रखिएगा कि ए ह्यूम जो था उन्होंने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना किया था। लेकिन हमसे क्वेश्चंस यहाँ क्या पूछा जा रहा है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे इसका प्रथम अध्यक्ष थे। और प्रथम सचिव अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा AO ह्यूम थे, प्रथम सचिव भी थे और यही ने स्थापना भी किया था। ए ह्यूम ही जो थे स्थापना भी किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए 1885 में प्रथम अधिवेशन हुआ कब था, कहाँ था, तो ये बम्बई में हुआ था। याद रखिएगा कहाँ हुआ था, बम्बई में 1885 ईस्वी में पहला अधिवेशन हुआ था, गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। ठीक है, अब देखिए इससे पॉइंट क्या क्या बन सकते हैं एग्जाम में, तो देखिए एग्जाम में प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी जो थे ये कुल 3 बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि कितनी बार जो है अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो कुल 3 बार जो है दादा भाई नौरोजी जो थे ये अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और प्रथम पारसी अध्यक्ष ये दूसरा अधिवेशन कोलकाता में, पहली बार इन्होंने जो अधिवेशन किया था ये कोलकाता में किए थे 86 में, क्योंकि 85 में तो स्थापना हुआ और 86 में दूसरा अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया और यह कोलकाता में किया और 3 बार जो है इन्होंने अध्यक्षता किया है। उसके बाद प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है वो बदरुद्दीन तैयब जी 1887 ईस्वी में मद्रास में जो है अध्यक्षता किए थे। याद रखिएगा। उसके बाद प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा जॉर्ज यूल, इलाहाबाद की अध्यक्षता किया था 1888 ईस्वी में। उसके बाद प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष आपसे पूछ ले तो एनी बेसेंट, कोलकाता अधिवेशन 1917 ईस्वी में। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चंस देखिए 2-3 टाइप से यहाँ से पूछे जाते हैं महिला से रिलेटेड कांग्रेस अध्यक्ष में। देखिए यदि एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ पूछ ले कि प्रथम महिला कौन सी अध्यक्ष बनी थी तो एनी बेसेंट मार सकते हैं। अगर प्रथम विदेशी महिला पूछ दे फिर भी एनी बेसेंट मार सकते हैं। अगर भारतीय महिला पूछे तो याद रखिएगा कि प्रथम भारतीय महिला जो थी वो सरोजनी नायडू थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 ईस्वी कानपुर अधिवेशन में जो की थी वो सरोजनी नायडू थी, सरोजनी नायडू थी। तो याद रखिएगा प्रथम विदेशी महिला एनी बेसेंट थी, कोलकाता अधिवेशन 1917 ईस्वी में। लेकिन प्रथम भारतीय महिला आपसे पूछ ले तो 1925 ईस्वी कानपुर अधिवेशन सरोजनी नायडू की थी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ज्योग्राफी से है। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो देखिए कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। यह कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। याद रखिएगा, और कर्क रेखा जो है भारत के 8 स्टेट से होकर गुजरती है। 8 स्टेट में जो हमारा हो जाएगा वो राजस्थान हो जाएगा, इधर गुजरात हो जाएगा, इधर मध्य प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। किन स्टेटों से, 8 स्टेट से होकर गुजरती है। याद रखिएगा, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। और भारत की जो है माही नदी यह गुजरात में खंबात की खाड़ी में जो है मुहाने बनाती है, गिरती है। तो क्या कहते हैं, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। सॉरी, कर्क रेखा को माही नदी जो है 2 बार पार करती है। याद रखिएगा 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन यहाँ विषुवत रेखा से भी बन सकता है। 0 डिग्री रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं या इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो देखिए विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है वो कौन सी नदी है, याद रखिएगा कांगो नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। कांगो नदी किस महाद्वीप में बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में। इसी कांगो नदी को जायरे नदी के नाम से भी क्या करा जाता है, जाना जाता है। उसके बाद मकर रेखा से भी रिलेटेड पूछा जा सकता है। देखिए मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। जो दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा को जो है 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी जो है वो लिम्पोपो नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है।
ठीक है, तो याद रखिएगा सिर्फ कर्क रेखा ही भारत से होकर गुजरती है, विषुवत रेखा और मकर रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती है। और अफ्रीका महाद्वीप ऐसा मात्र एक महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा भी, विषुवत रेखा भी और मकर रेखा भी जो है वो गुजरती है। ठीक है।